नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर गोदी मीडिया से आप नाराज़ हैं, दुखी हैं और चाहते हैं कि कारपोरेट मीडिया से मुक्ति मिले तो स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपका आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सुनिए सच में, और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे लवासा, बना दिया एडीबी का उपाध्यक्ष। पायलट बोले बीजेपी में नहीं जा रहा, छवि धूमिल करने की कोशिश। गहलोत का आरोप, पायलट बीजेपी के साथ सरकार गिराने में लगे थे। नीतीश की लापरवाही से बिहार में कोरोना का कहर, राज्य में लॉकडाउन। बिहार की अदालत का संवेदनहीन रवैया, गैंगरेप पीड़िता को ही जेल भेजा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक लवासा उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था। विरोध करने वाले चुनाव आयुक्तों में लवासा अकेले थे। इसके बाद लवासा के परिवार वालों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजकर परेशान करने का सिलसिला सरकार ने शुरू कर दिया था। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर लवासा चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ थे। पूर्व वित्त सचिव लवासा अगले साल अप्रैल में सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। अशोक लवासा ने अभी तक नई नियुक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि एडीबी बैंक के प्रवक्ता राजेश देओल ने द प्रिंट से कहा है कि लवासा को उनकी जगह नियुक्त किया जा रहा है। तो ये एक और विवादास्पद फैसला केंद्र सरकार का, और जाहिर है कि चुनाव आयोग को कमज़ोर करने की एक और कोशिश है। चुनाव आयोग हम जानते हैं कि बहुत ही वफादार साबित हो रहा है इस सरकार के। वो सरकार की एक रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहा है। उसमें कहीं भी ऑटोनॉमी नहीं दिख रही, इंडिपेंडेंस नहीं दिख रही है। वो सरकार के मर्जी के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में अशोक लवासा जो थोड़ा सा प्रतिरोध कर रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दाएं हाथ अमित शाह के जो आचार्य संहिता के उल्लंघन की जो शिकायतें आई थी, उनमें खटाखट क्लीन चिट दी थी, उस पर उन्होंने विरोध प्रकट किया था। और विरोध इस तरह से प्रकट किया गया था कि भाई आपको बहुमत से फैसला लेना है, लिया, लेकिन मेरी जो असहमति है उस नोट में दर्ज होनी चाहिए। लेकिन वो भी नहीं किया गया और बाद में उनको प्रताड़ित करने का सिलसिला सरकार ने शुरू किया। उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे, जांच, नोटिस वगैरह ये सब शुरू कर दिया। तो एक तरह से उनको परेशान किया जा रहा था। और अब सरकार के सामने ख़तरा ये था कि अगले साल अप्रैल में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते तो उनके पास ज़्यादा अधिकार आ जाते, और उस सूरत में जो चुनाव आयोग से वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का काम करती है सरकार, वो होने में उसमें मुश्किल पेश आती। और फिर अभी बिहार और बंगाल के चुनाव भी हैं। इन चुनावों में भी उसे ये चुनाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार या बीजेपी इन दोनों चुनाव को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है, और इसके लिए चुनाव आयोग का अपने साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अशोक लवासा को वहाँ से निकालने की ये रणनीति बनाई गई, ये साजिश रची गई। और जाहिर है कि ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब किसी चुनाव आयुक्त को इस तरह से अभी 2 साल का टर्म उनका बाकी था, उनको बीच में ही वहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह नियुक्ति दे दी गई। तो ये एक विवादास्पद नियुक्ति है और साफ लग रहा है कि चुनाव आयोग को ये सरकार जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन को उसने कमज़ोर किया है, ख़त्म किया है, वैसे ही अब चुनाव आयोग भी बंधुआ
हो जाएगा, जिसको कई लोग केंचुआ कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ, बिना स्पाइन का, बिना रीढ़ की हड्डी का, वो उस तरह से पेश आ रहा है और अब इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दर्ज कराते चलें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक घमासान के बीच सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और पार्टी नेतृत्व के सामने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी कांग्रेसी हैं। पायलट ने कहा है कि जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया उसमें जाने का सवाल ही नहीं उठता और वे अब एक विधायक के रूप में पार्टी में बने रहेंगे। इधर राजनीतिक गहमागहमी के बीच आज कांग्रेस ने सचिन पायलट और दूसरे बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है और उन्हें शुक्रवार तक जवाब देने को कहा गया है। इससे पहले मंगलवार को सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। उनके साथ 2 और मंत्रियों पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के सभी संगठनों में फेरबदल किया जा रहा है। जाहिर है कि अब पायलट समर्थकों का हर जगह से सफाया कर दिया जाएगा। ये सचिन पायलट का ये बयान दरअसल 3 दिन पहले अगर इस तरह से आता तो उनकी छवि कुछ और होती। अब वो एक खलनायक के तौर पर हैं और उन्होंने अपनी करनी से एक तरह से साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर किसी षड्यंत्र में रच रहे थे, क्योंकि वो 19 विधायकों को लेकर यहाँ मानेसर में आ गए थे और जो मीटिंग्स बुलाई गई उसमें वो शामिल नहीं हुए। उस दौरान उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फ्लोर टेस्ट की मांग की, जो कि आम तौर पर पार्टी में रहते हुए कोई नहीं करता है। तो पार्टी में रहते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग करना अपने आप में सरकार को गिराने की एक धमकी देना है, सरकार को गिराने की कोशिश करना है। और जिस तरह से बीजेपी ने उसी समय छापेमारी शुरू करवाई इनकम टैक्स के जरिए, तो सारी एक मिली जुली कार्रवाई लगी। और पहले भी 2 बीजेपी के नेताओं के फ़ोन की रिकॉर्डिंग आ चुकी है, जिसमें वो ये सब सरकार उलटने की बात कर रहे हैं। पूरा माहौल देश में ऑपरेशन लोटस का बना ही हुआ है, तो राजस्थान में भी पहले से चल रहा था। और अगर ये कहा जा रहा है कि इसके सबूत हैं सरकार के पास, गहलोत के पास, तब तो ये बहुत ही संगीन मामला है। और इसीलिए लगता है कि राजस्थान में जो नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है वो अब बहुत सख्त रवैया अपना रहा है सचिन पायलट की इस हरकत के बाद। तो अब सचिन पायलट जो भी कहेंगे उसमें उसकी उतनी विश्वसनीयता, उतनी गंभीरता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने गलत समय चुना है, या ये इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उनका गेम प्लान सफल नहीं हुआ है। उनका जो षड्यंत्र था बीजेपी के साथ मिलके सो कॉल्ड, वो सफल नहीं हुआ है, क्योंकि वो नंबर इतने नहीं इकट्ठे कर पाए जिनसे सरकार को उल्टा जा सके। तो अब वो फंस गए हैं, तो वापस वो रिट्रीट कर रहे हैं, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दल बदलू नहीं थे, वो सरकार गिराने वाले नहीं थे, बीजेपी के साथ षड्यंत्र करने वालों में नहीं थे। तो ये अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इसका एक पहलू है। इसी से जुड़ी एक और खबर है, पहले वो लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद बीजेपी से राजस्थान सरकार गिराने की डील कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे के लालच दिए जा रहे थे, मेरे पास सबूत हैं इसके। सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पहले भी हमें विधायकों को 10 दिन तक होटल में रखना पड़ा था। अगर उस वक्त हम नहीं रखते तो आज जो मानेसर वाला खेल हुआ है वो उस समय होने वाला था। रात के 2 बजे लोगों को भेजा जा रहा था। खुद षड्यंत्र में शामिल नेता सफाई दे रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम हों या पीसीसी चीफ, उनसे जब खरीद फरोख्त की जानकारी मांगी गई तो सफाई दे रहे हैं। वो खुद षड्यंत्र में शामिल थे। दिल्ली में बैठे लोगों ने सरकार गिराने की साजिश रची, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है।
कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह साजिशें रची जा रही हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम नई पीढ़ी को पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खुद अशोक गहलोत उन्हें पसंद करते हैं। गवाह है कि जब भी मीटिंग होती है तो मैं युवाओं और एनएसयूआई के लिए लड़ता हूं। इनकी रगड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अशोक गहलोत का कहना है कि उनके पास पूरे सबूत हैं इस बात के कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे, सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ें अगर अशोक गहलोत ने, निश्चित रूप से उनके पास कुछ ऐसा है जिससे हाईकमान कन्विंस हुआ होगा, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने रखी होंगी कि लगा होगा कि सचमुच में सचिन पायलट अपनी ही सरकार को गिराने पर आमादा हैं। और सचिन ने इस तरह की हरकतें करके ये साबित भी कर दिया, जिस तरह से 19 विधायकों का वीडियो जारी किया उन्होंने कि ये मेरे पास हैं, मेरे पास 30 की संख्या है और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए जैसा मैंने कहा। तो जाहिर है कि वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अशोक गहलोत इस समय बहुत ही मजबूत विकेट पर हैं और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और निश्चित रूप से वो अब इस मूड में हैं कि इस बार सचिन का सफाया कर दें। हालांकि ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानी जाएगी जिस तरह से कांग्रेस की हालत है, और आगे चलकर दूसरे संकट खड़े हो सकते हैं इससे। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है जब आपको विद्रोहियों की, बागियों के को एक सख्त संदेश देना होता है, तो शायद, और अशोक गहलोत के पास चूंकि ये मौका है तो वो अपना जो एक छत्र राज है राजस्थान में वो स्थापित भी करना चाहेंगे। इस कोशिश में भी होंगे कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो भी थोड़ा बहुत विरोध पार्टी में सचिन पायलट की तरफ से हो रहा था, वो इसको इस समय बिल्कुल ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश में है, और इसीलिए उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के तमाम संगठनों में फेरबदल करके अब जाहिर है कि वहाँ से जो सचिन पायलट के समर्थक होंगे सब हटाए जाएंगे और अपने समर्थक, अपने विश्वसनीय लोगों को बैठाया जाएगा। तो ये राजस्थान कांग्रेस का पूरा एक परिवर्तन, एक कायाकल्प आप होते हुए देखेंगे। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने कोरोना से निपटने में जो लापरवाही दिखाई, उसके नतीजे अब साफ दिखने लगे हैं। अब हर रोज़ 1000 से भी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1320 नए मामले आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है। अभी तक 143 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के इस बढ़ते कहर को देखते हुए ही राज्य में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। पटना समेत 7 जिलों में तो 9 जुलाई से ही लॉकडाउन लागू है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि बिहार की असलियत अब सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने कोरोना से लड़ाई लड़ी ही नहीं और समय पर कोई कदम नहीं उठाए। वो शुरू में लोगों के मास्क लगाने पर आतंक फैलाने का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि इससे लोगों में भय फैलता है। इसके बाद उन्होंने बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर भी बंद कर दिए और सीधे उनको घर जाने को कह दिया। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और सत्ता पक्ष चुनाव कराने के मूड में है किसी भी सूरत में। हालांकि विपक्षी दल राजद कोरोना के कारण चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि एनडीए में सहयोगी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुनाव को कोरोना संकट के बीच में नहीं कराने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि अक्टूबर-नवंबर की तरफ बिहार में कोरोना उच्चतम स्तर पर होगा और उसी समय चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। तो इस पूरे कोरोना क्राइसिस ने नीतीश कुमार की काबिलियत के परखचे उड़वा दिए हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हालांकि 15 साल के शासनकाल में भी उन्होंने बिहार में कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई बेहतरी नहीं की है, और ये अब पूरी जनता वहाँ की जानती है। लेकिन कोरोना के संकट में उन्होंने जिस तरह का लीडरशिप दिखाई है, जिस तरह की लापरवाही, कोताही, नज़रअंदाज उन्होंने किया, इस समस्या को शुरू से कोई स्टेप नहीं उठाए, कोई कदम नहीं उठाए कोरोना की महामारी को रोकने के लिए। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को चाक चौबंद नहीं किया,
टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, इन तीनों ही मोर्चे पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए और जिससे संकट गहराता गया। फिर मज़दूरों के आने पर भी उन्हें आपत्ति थी। बिहार के मज़दूर अपने घर लौटना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं थे और जब आ गए तो उनके लिए कुछ किया नहीं। उनकी ठीक से जांच नहीं हुई, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया और उनको अपने अपने घरों में जाने दिया गया। तो जितनी भी जिम्मेदारियां एनडीए को वहाँ निभानी थी, नीतीश कुमार को निभानी थी, उन्होंने एक भी नहीं निभाई, बल्कि खुद वो अपने निवास में बंद रहे और लोगों का कहना है कि उन्होंने तो अपनी चिंता थी और बाकी का उनको कोई चिंता नहीं थी और अपने को सुरक्षित रखना चाहते थे। हालांकि उनके ही स्टाफ के बहुत सारे लोग फिर कोरोना संक्रमित पाए गए और बीजेपी के ऑफिस का भी आपको हाल पता होगा कि वहाँ भी कोरोना का संक्रमण हुआ, जो अमित शाह ने डिजिटल रैली करवाई उसके बाद। तो ये पूरा स्थिति आप देखिए कि कितनी लापरवाही, किस हद तक की लापरवाही नीतीश कुमार ने बिहार में दिखाई है। और अब ये जिद है एनडीए की, बीजेपी की और जेडीयू की कि चुनाव टाइम पर होना चाहिए। टाइम क्या है सही चुनाव का? क्या इस महामारी के बीच में चुनाव कराना ज़रूरी है? ये सोचने के लायक प्रश्न है। इस माहौल में कतई, और अब तो ये लगातार बढ़ रहा है, अगले 2-3 महीने में बिहार पता नहीं किस स्थिति में होगा इस महामारी की वजह से। उधर बाढ़ की संकेत भी आ रहे हैं, आने लगी है। जैसे जैसे हालात ख़राब होंगे तब उस समय चुनाव कराने की सोचना हद दर्जे की मतलब परस्ती है, क्योंकि एनडीए को लग रहा है कि ये सही मौका है, इस समय चुनाव जीता जा सकता है, तो किसी भी तरह से चुनाव करा दो। और चुनाव आयोग तो अपनी मुट्ठी में है ही, उससे जैसे चाहे फैसले लेना होगा ले लिए जाएंगे और चुनाव को जीतना क्या कहना चाहिए, इसको चुनाव का हरण कर लिया जाए, ये पूरी योजना एनडीए की वहाँ पर है। तो अब ये सोचने की बात है विपक्षी दलों को कि इस चुनाव को रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं। उन्हें बहिष्कार की घोषणा करना चाहिए, इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव दरअसल जन विरोधी होंगे, बिहार विरोधी होंगे और इससे कोरोना फैलने की और भी संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर छोटी मोटी रैलियां, मेल जोल होता है और मतदान करने जाते हैं लोग, तो उससे कोरोना बढ़ने की और भी आशंकाएं फैल जाएंगी। अगली खबर लेते हैं। बिहार की एक अदालत की कार्रवाई पर हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं। अररिया ज़िले की बेहद गरीब बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद थाने में शिकायत तो दर्ज हुई, लेकिन जब ये मामला ज़िला अदालत में पहुंचा तब उसका सामना संवेदनहीन जज से, मजिस्ट्रेट से हुआ। ज़िला अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट ने पीड़िता समेत 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्यायालय की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया। जन जागरण शक्ति संगठन की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीड़िता और जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ता 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे कोर्ट पहुंचे। तकरीबन 4 घंटे के इंतजार के बाद पीड़िता का बयान दर्ज हुआ। बयान के बाद जब उसे न्यायिक दंडाधिकारी ने बयान पर दस्तखत करने के लिए कहा तो वो उत्तेजित हो गई। उन्होंने उत्तेजने में कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, मेरी कल्याणी दीदी को बुलाइए। कल्याणी और तन्मय निवेदिता जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ता हैं। बाद में केस की जांच अधिकारी को बुलाया गया, तब पीड़िता ने बयान पर हस्ताक्षर किए। बाहर आकर पीड़िता ने जेजेएसएस के 2 सहयोगियों तन्मय निवेदिता और कल्याणी बडोला से तेज आवाज़ में पूछा कि तब आप लोग कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। बाहर से आ रही तेज आवाज़ों के बीच मजिस्ट्रेट ने कल्याणी को अंदर बुलाया। कल्याणी ने पीड़िता का बयान पढ़कर सुनाए जाने की मांग की, जिसके बाद वहाँ हालात तल्ख होते गए। तकरीबन शाम 5 बजे कल्याणी, तन्मय और पीड़िता को हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद बिहार के महिला संगठनों ने पीड़िता और जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। एडवा की राज्य अध्यक्ष रामपरी के मुताबिक ये एक अमानवीय फैसला है। पीड़िता मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रही थी, उसके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए था। तो ये विशुद्ध रूप से जो संवेदनहीनता हम पुलिस वालों में देखते हैं, पुलिस महकमे में देखते हैं, वही कई बार हमें अदालतों में भी देखने को मिलती है। वो लड़की बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसको 4 दिन तक पुलिस वालों ने बार बार पूरी बलात्कार की घटना को दोहरा कर पूछा गया। उससे वो मानसिक तौर पर हिली हुई थी। उसके बाद
जो लोकल मीडिया है उसने उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को भी सार्वजनिक कर दिया। तो एक दूसरा आघात उस पर ये हुआ, वो उससे परेशान थी। फिर 4 घंटे अदालत में उसने इंतज़ार किया और वो जो एक 5वां अभियुक्त था वो भी वहाँ था, उसके सामने उसके ये 4 घंटे गुजरे। फिर अदालत में जिस ढंग से भी जज ने बात की होगी, उसके बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा। तो जज को ये चीज़ें समझना चाहिए था, लेकिन जज पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में थे, किस दबाव में थे, किस प्रभाव में थे कि उस बच्ची पर ही उनका कोप बरस पड़ा। और वही नहीं, जो 2 कार्यकर्ता उनके साथ थी, उन्हीं के सहयोग से वो आगे बढ़ रही थी, उनको भी उसमें लपेट लिया गया और जेल भेज दिया गया। तो ये बड़ी दुखद और अमानवीय घटना है। ये इसका नोटिस लेना चाहिए राज्य सरकार को, मानवाधिकार संगठनों को, महिला संगठनों को, और इस तरह के मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो बग़ैर चीज़ों को गंभीरता से समझे, उस बच्ची की मानसिकता को समझे, वो किस मन स्थिति में थी ये जाने बूझे, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की, और ये बहुत ही दुखद है। आइए अब बुलेटिन ख़त्म करने के पहले आपको कोरोना से संबंधित कुछ ताज़ा तरीन जानकारी दे देते हैं। देश में लॉकडाउन का नया दौर शुरू हो गया है। इसकी घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर भले ही ना की जा रही हो, मगर राज्य सरकारें कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से धड़ाधड़ लॉकडाउन की घोषणा कर रही हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र में दूसरे फेज का लॉकडाउन 18 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। इसी तरह गोवा में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। यूपी, एमपी, बिहार आदि राज्यों में भी आंशिक लॉकडाउन या लागू कर दिया गया, या तो घोषित कर दिया गया, या पूर्ण लॉकडाउन भी किया जाने वाला है। भारत में एक दिन में कोरोना के करीब 30,000 मामले आए हैं 24 घंटे में, जो कि नया रिकॉर्ड है। संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,33,00,000 के पार पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मैं हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।